बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटर पार्ट 2 के फ़िज़िक्स के टेस्ट नंबर 8 का जो सिलेबस है वो चैप्टर नंबर 21 कंप्लीट है। इसी के रिवीजन स्टार्ट करते हैं अब। चैप्टर नंबर 21 है न्यूक्लियर फिज़िक्स और इसके कुछ मेन टॉपिक से डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। तो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ की आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये ऐसी डिवाइस है जो सेपरेट करती है आइसोटोप्स को और साथ साथ डिटरमिन भी करती है उनके मैसेज ऑफ आइसोटोप एक्यूरेटली मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होती है। और इसका जो प्रिंसिपल है इसमें आप लोगों ने मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसमें यूज़ होती है ताकि आइसोटोप्स को उनके मैस के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट किया जा सके। कंस्ट्रक्शन के पॉइंट्स ये डायग्राम मेंशन कर लेते हैं जो आपकी बुक पे भी मेंशन है। इसमें आप लोग देख सकते हो एक वैक्यूम चैम्बर यूज़ होगा, एक आयन सोर्स है, ठीक है, और साथ दो स्लिट्स यूज़ की हैं S1 और S2, दो स्लिट्स हैं। एक के पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। उसके बाद इसमें डिटेक्टर यूज़ हो रहा है और ताकि डिटेक्ट कर सके आयंस को, और मैग्नेटिक फील्ड जहाँ पे अप्लाई की गई है इस डायग्राम में आप देख सकते हो बी आउट ऑफ द पेज डॉट्स हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड है, परपेंडिकुलर है वैक्यूम चैम्बर के। अब इसकी वर्किंग में आप लोगों ने वर्किंग में ये पॉइंट याद रखिएगा कि आयन सोर में आयंस प्रोड्यूस होंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया है इसकी वजह से ये आयंस जो है ये S1 से S2 की तरफ मूव करते हैं और जब S2 पे पहुंचते हैं तो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। और जब वैक्यूम चैम्बर में एंटर होंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है इस वैक्यूम चैम्बर के अंदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, इन आयंस को डिफ्लेक्ट कर देती है अकॉर्डिंग टू देयर मैसेस। और आगे डिटेक्टर इन आयंस को नंबर ऑफ आयंस है रीचिंग पर सेकेंड वो फाइंड आउट करेगा और साथ साथ मैस की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। अब इसमें डेरिवेशन आप लोगों ने की थी, डेरिवेशन मेंशन कर लेते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल से वर्क डन के, वर्क की जगह पे हमने क्यू डेल्टा वी लिखा और क्यू की जगह पे ई इलेक्ट्रॉन और डेल्टा वी की जाए वी लिखा है। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम स्क्वायर पुट किया, 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2VE हो गया, और यहाँ से m दूसरी साइड पे आके डिवाइड हुआ और साथ आपने वी स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया। नेक्स्ट पॉइंट में मैग्नेटिक फोर्स, यहाँ पे कंडीशन जो आप लोगों ने याद रखनी है कि वैक्यूम चैम्बर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफ्लेक्ट करी है आयंस को इन सर्कुलर फॉर्म, यानी मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करिए सेंट्रीपिटल फोर्स FM इक्वल्स है FC। FM का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है QV क्रॉस B, उसी फार्मूले से Q की जगह पे E पुट किया, V क्रॉस B, VB साइन 90 डिग्री पुट करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है, तो VB बाकी बचेगा, तो आपके पास FM इक्वल आ जाता है EVP और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला MV स्क्वायर ओवर R। अब आगे यही कैलकुलेशन आप लोगों ने की, V को दूसरी साइड पे कैंसिल किया, यहाँ से ये V एक इस स्क्वायर को कैंसिल कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों ने मैस निकाली है। इससे मैस की जो वैल्यू आई इसमें जो स्मॉल v है, स्मॉल v की वैल्यू जो आप लोगों ने पीछे निकाली, ये वाली जो वैल्यू है वो आप लोगों ने पुट की है नेक्स्ट इस स्टेप में v की जगह पे, और इसके बाद दोनों साइड पे स्क्वायर लिया ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म करें, और इससे आप लोगों के पास रिजल्ट आया m इक्वल्स ER स्क्वायर 2V ओवर B स्क्वायर। यहाँ पे ER स्क्वायर ओवर 2V ये वैल्यूज़ कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इससे आप कह सकते हो कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B स्क्वायर के, यानी मैस जो है आइसोटोप का वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो ये पॉइंट उसमें मेंशन भी है कि मैस ऑफ ईच आयन रीचिंग द डिटेक्टर, ठीक है, इज़ प्रोपोर्शनल टू B स्क्वायर। अब मेंशन है ये बेसिकली नियॉन के 3 आइसोटोप्स मेंशन किए हैं, नियॉन 20, 21 और 22। इसमें मोस्ट अबंडेंट यानी मोस्ट जो वैल्यू जिसकी पाई जाएगी वो नियॉन 20 है, इसकी पीक आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये ग्राफ जो टॉपिक है मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, इसमें सबसे पहले मैस डिफेक्ट मेंशन कर लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, द मैस डिफेक्ट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मैस ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ रेस्ट मैस ऑफ कंस्टिट्यूट न्यूक्लियंस। यानी ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि जो मैस ऑफ द न्यूक्लियस है वो हमेशा लेस होगा मैस ऑफ प्रोटॉन और मैस ऑफ न्यूट्रॉन को टोटल ऐड करके जब आप मैस निकालोगे उस वैल्यू से। तो इस जो मिसिंग मैस है इसे हम मैस डिफेक्ट कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी में याद रखिएगा न्यूक्लियस को बाइंड करते वक्त या न्यूक्लियस को ब्रेक करते वक्त जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं।
अब इसके बाद ये ग्राफ आप लोगों ने याद रखना है। इसमें उसने मास डिफेक्ट यहाँ पे उसने ग्राफ में आप लोगों ने याद रखना है डेल्टा एम ओवर ए यानी मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन निकाला गया, जिसे पैकिंग फ्रैक्शन भी कहते हैं। और ये कंडीशन याद रखिएगा कि हम मास डिफेक्ट को डिवाइड करेंगे मास नंबर पे, तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी। ये पैकिंग फ्रैक्शन का फार्मूला भी मेंशन है। इसके बाद एक एग्जांपल है हीलियम के लिए, जिसके लिए बाइंडिंग एनर्जी फाइंड की गई डेल्टा एम सी स्क्वायर फार्मूला यूज़ करके, और एक प्रूफ भी किया था 1 U = 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आते हैं सेकंड ग्राफ की तरफ। सेकंड ग्राफ में बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फाइंड की गई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि सपोज करें कि एक रूम के अंदर 10 मेंबर्स रहते हैं और वो रेंट पे रह रहे हैं। तो वो पूरा जो उस रूम का रेंट अगर 2000 है तो आप 2000 को 10 पे डिवाइड करोगे। इस तरह से बारी बारी हर मेंबर का जो है रेंट आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से एक न्यूक्लियन के अकॉर्डिंग कितनी बाइंडिंग एनर्जी बन रही है, इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। और इसमें इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पे आपके पास जब हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं तो ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ करती है स्टार्टिंग पे, यहाँ तक कि ये वैल्यू पे पहुंचती है 8.8 यानी फेरक पे आयरन पे Fe, ठीक है, यहाँ तक ये इंक्रीज़ करिए। लेकिन इसके बाद जब आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू है डिक्रीज़ करेगी हत्ता तक कि ये यूरेनियम तक पहुँच जाता है। तो इसमें ये कंडीशन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो आयरन के लिए, यानी इस ग्राफ से आपको ये पता चलता है कि मोस्ट स्टेबल एलिमेंट इन सब में से वो आयरन है जी। इसके बाद अगला जो मेन टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन है, जिसे हम रेडियो एक्टिव डिके भी मेंशन करते हैं। इसमें आप लोगों ने पेरेंट एलिमेंट डॉटर एलिमेंट के बारे में पढ़ा और कुछ रूल्स पढ़े थे कौन कौन से कंजर्वेशन के लॉ होल्ड करते हैं, जैसे चार्ज नंबर, मास नंबर, मोमेंटम और मास एनर्जी। फिर आप लोगों ने टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी पढ़ी, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। अब अल्फा डिके में क्या होता है, अल्फा डिके में आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी अल्फा डिके होगा उस कंडीशन में चार्ज नंबर जो है डॉटर न्यूक्लियस का वो डिक्रीज़ कर देगा बाय 2 और इसका मास नंबर जो है वो डिक्रीज़ करता है बाय 4। ये इसका मेन फार्मूला है। उसके बाद बीटा डिके में आप लोगों ने याद रखना है कि बीटा डिके में आपके पास कोई चेंज नहीं आता, मास नंबर में एक ही वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, बट चार्ज नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता है बाय 1। उसके बाद गैमा एमिशन में आप लोगों ने याद रखना है कोई चेंज नहीं आता, ना ही जी की वैल्यू पे, चार्ज नंबर पे और ना ही मास नंबर पे, सेम टू सेम एज इट इज़ रहेगा। बल्कि इसमें आप लोग एक एक्साइटेड स्टेट और एक ग्राउंड स्टेट के बारे में रिलेट करते हो, ठीक है। ये सारे बस भी आपकी बुक में मेंशन है इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में आप लोगों ने याद रखना है कि वो पीरियड है जिसमें हाफ ऑफ द एटम डिके करते हैं। इसमें आप लोगों ने एटम्स के एक एग्जांपल भी पढ़ी कि सपोज करें पहले आपके पास 1 लाख एटम है और इस मटेरियल के इस एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 डे है, तो आफ्टर 1 डे आपके पास 50,000 बचेंगे। फिर एक दिन गुजरने के बाद 25,000 एंड सो ऑन, ये और डिक्रीज़ करते जाएंगे सो ऑन। अब इसमें जो 2 मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, इसमें जो कंडीशन आप लोग याद रखोगे, कंडीशन ये है कि आप लोगों ने 2 कंक्लूजन इसमें से निकाले थे कि नंबर ऑफ़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो हैं वो कम्प्लीटली डिके नहीं हो सकते, यानी, और दूसरा पॉइंट था कि रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ पेरेंट एलिमेंट। इस तरह से आप लोगों ने कंडीशन निकाली थी n प्रोपोर्शनल माइनस डेल्टा n ओवर डेल्टा टी। ये डेल्टा n इक्वल्स माइनस n डेल्टा टी, ये पॉइंट आप लोगों ने मेंशन किया था और नेगेटिव साइन शो करता है कि पैसेज ऑफ टाइम के साथ n की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज़ किया। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था लैम्डा। इस लैम्डा को कहते हैं डिके कांस्टेंट, और इसका डेफिनेशन और इसकी जो यूनिट है और इसकी वैल्यूज़ ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट भी है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने याद रखना है डिके कर्व, जो ग्राफ साइज का बनता है, ठीक है, इसे हम डिके कर्व मेंशन करेंगे। और डिके कर्व में आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशन भी की थी, ये ग्राफ कैसे मेंशन करते हैं। ग्राफ में आप लोग देख सकते हो स्टार्टिंग पे ओरिजिनल वैल्यू नंबर ऑफ एटम्स आपके पास n0 है, फिर n0 ओवर 2, n0 ओवर 4, n0 ओवर 8। इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेशन की थी। आफ्टर 1 डे 1 ओवर 2 पे डिवाइड कर दो, फिर उसी आंसर को n0 ओवर 2 को फिर 2 पे डिवाइड करो तो n0 ओवर 4, फिर n0 ओवर 4 को 2 पे डिवाइड करो तो n0 ओवर 8। इसी तरह से सो ऑन चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली डिके नहीं हो रहे। इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, इसमें डिके कर्व के बाद आप लोगों ने एग्जांपल्स याद रखनी है। इसमें ग्राफ, ये वाला जो ग्राफ है ये इम्पोर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज़। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ये कंडीशन भी याद रखनी है
डिके कांस्टेंट किस तरह से रिलेट कर रहा है, लैम्डा टी हाफ इक्वल्स होता है 0.693, ये कांस्टेंट वैल्यू रहती है। इसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ है इसमें आप लोगों ने मेंशन की थी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, यानी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट में हम क्या करेंगे कि एक स्टेबल एलिमेंट के ऊपर बम्बारमेंट करवाएंगे हाई एनर्जी पार्टिकल्स की, और इस बम्बारमेंट की वजह से ये जो है अनस्टेबल हो जाएंगे, और अनस्टेबल होने की वजह से इनमें से रेडिएशन एमिट होंगी और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बन जाएंगे। इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्या, रेडिएशन डिटेक्टर। इसमें 3 तरह के डिटेक्टर्स आप लोगों ने पढ़े थे, पहले इसकी डेफिनेशन मेंशन कर लेते हैं। वो डिवाइस जो बेसिकली डिटेक्ट करती है न्यूक्लियर रेडिएशंस को, लाइक अल्फा बीटा और गैमा, उन्हें हम कहते हैं रेडिएशन डिटेक्टर। अब इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिटेक्टर है वो है विल्सन क्लाउड चैम्बर। इसमें सबसे पहला पॉइंट, आप इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हो, बुक पे भी मेंशन है कि ये एक ऐसी डिवाइस है जो शो करती है विजिबल पाथ ऑफ एन आयोनाइजिंग पार्टिकल। बाकी जो डिटेक्टर आप लोगों ने पढ़े थे वो काउंट करते हैं, लेकिन ये जो है ये मेनली ये पाथ भी शो करती है। अब इसमें प्रिंसिपल क्या है कि प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रखना है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को कंडेंस करवाते हैं ऑन आयंस। अपरेटस, मेन अपरेटस, इसकी सर्किट डायग्राम जो मेन है इसमें मेंशन कर लेते हैं कि अपरेटस क्या है। सबसे पहले आपके पास एक सिलेंड्रिकल ग्लास चैम्बर होना चाहिए जिसके अपर पोर्शन पे एक ग्लास विंडो है, ठीक है, ग्लास विंडो है, और इसके लोअर पोर्शन पे एक मूवेबल पिस्टन है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके अंदर आप लोगों ने एक ब्लैक कलर का फेल्ट पैड है जो सोक किया हुआ है आपने अल्कोहल में, वो इसके अंदर मेटल प्लेट के अंदर रखा हुआ है। उसकी वजह से यहाँ पे जो एयर जब पास करेगी तो ये सैचुरेटेड हो जाएगी अल्कोहल वेपर्स इसके अंदर और एयर के अंदर, और साथ ही जब आप इस पिस्टन को मूव करवाओगे तो रैपिड एक्सपेंशन होने की वजह से यहाँ पे जो पिस्टन की मूवमेंट की वजह से एडियाबैटिक एक्सपेंशन होने की वजह से जो कूलिंग का प्रोसेस है उसकी वजह से ये जो वेपर्स हैं ये सुपर सैचुरेटेड कंडीशन में आ जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये एक डेली एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है विल्सन क्लाउड चैम्बर की। अब इसमें 3 तरह की रेडिएशंस डिटेक्ट होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गैमा पार्टिकल। तीनों के मेन पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। अल्फ़ा की जो है वो स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग इफेक्ट है और ये नॉट इजीली डिफ्लेक्टेड, यानी ग्रेटर मैस है इनका। जो बीटा पार्टिकल है वो वीक आयोनाइजिंग इफेक्ट है और इजीली डेविएट हो रही हैं, रैंडम डायरेक्शन में जा रही हैं। और जो तीसरा पॉइंट है गैमा रेज वेरी वीक आयोनाइजिंग इफेक्ट रखती हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ही इसके अंदर रेडिएशन एंटर होती हैं तो वो जो वेपर्स थे एयर के अंदर मॉइस्चर अवेलेबल था वो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं आयंस के ऊपर, क्योंकि जो रेडिएशन एंटर होंगी तो ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेंगी। आयंस प्रोड्यूस होने की वजह से वो वेपर्स जो हैं वो कंडेंस हो जाएंगे इन आयंस के ऊपर, और इस तरह से आपको जो विजिबल ट्रैक है, पाथ है, वो नज़र आने लग पड़ेगा रेडिएशन का। और इस तरह से फोक ट्रैक्स को आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे लैंप है, लाइट जो है वो इस साइड से फॉल करवाई जाएगी ताकि आपको वो पाथ विजिबल हो सके फोक का। और साथ साथ यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो एक कैमरा है, कैमरा उसकी फ़ोटोग्राफ ले लेगा ग्लास विंडो से। इस तरह से आपको डिफरेंट ट्रैक्स नज़र आते हैं अल्फ़ा, बीटा और गैमा के। ईगर मुलर काउंटर भी एक रेडिएशन डिटेक्टर है और इसमें जो इसका प्रिंसिपल है वो आप लोगों ने याद रखना है कि जो ही कोई इंसिडेंट रेडिएशन इसके अंदर एंटर होगी तो वो आयनाइजेशन प्रोड्यूस करेगी और इसकी वजह से डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है ट्यूब के अंदर। अब इसकी कंस्ट्रक्शन के मेन पॉइंट्स, इसकी डायग्राम जो है आपकी बुक पे भी मेंशन है। इस डायग्राम में आप लोगों ने याद रखना है जो सेंट्रल वायर है वो एज वर्क करी है एज ए नोड, और जो हैलो मेटल है, सिलेंडर है, उसकी जो एंडिंग पॉइंट्स हैं वो आपके पास कैथोड का काम कर रहे हैं। और जो सूटेबल मिक्सचर है इसके अंदर 2 तरह की गैस फिल की जाती हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर, 1/10 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर। वो जो है 2 तरह की गैस थी, एक थी प्रिंसिपल गैस और दूसरी क्विंचिंग गैस। अब इसका एक एंड देखो, एक एंड पे जो है इसकी थिन मिका विंडो है। मिका विंडो का काम क्या है कि ये रेडिएशन को अंदर एंटर होने देगी लेकिन उनको बाहर एस्केप नहीं करने देगी, वापस इसी रास्ते से वापस नहीं जा सकती वो रेडिएशन। और दूसरा पॉइंट जो है उसको कम्प्लीटली ब्लॉक किया हुआ है एंड से, और इसके साथ साथ सील किया हुआ है। और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स भी मेंशन कर दिए, 2 पिंस पीछे आप देख सकते हो लगी हुई हैं जिस पे 400 वोल्टेज मेंशन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो कनेक्ट है। अच्छा, इसकी वर्किंग में मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जो ही कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन इसके अंदर एंटर होगी तो उसकी वजह से आयंस प्रोड्यूस होंगे।
अब जो आयन्स हैं वो अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ मेनली जो उनके रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स हैं उनकी तरफ मूव करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड की तरफ आएंगे और जो आपके पास पॉजिटिव आयन्स होंगे वो जाएंगे कैथोड की तरफ। इसकी वजह से आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये इस तरह से अपने अपने इलेक्ट्रोड्स पे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो उसकी वजह से काउंट्स जो हैं डिटेक्ट होंगी ये आयनाइजिंग रेडिएशन और काउंट की जाएंगी बाय काउंटिंग सच पल्सेस, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने याद भी रखना है कि ये जो नंबर ऑफ काउंट्स है ये डिपेंड किस पे कर रहे हैं, डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द ट्यूब। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है डेड टाइम। तो डेड टाइम क्या है, आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लाइटर होते हैं और वो बहुत जल्दी एनोड पे पहुंच जाते हैं, जबकि जो पॉजिटिव आयन्स हैं उनका मैसिव होते हैं, हैवियर होते हैं, तो उनको जो कैथोड तक पहुंचने में बहुत सेवरल 100 टाइम्स जो है वो ज़्यादा टाइम लगेगा। और इस कंडीशन में आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो एनोड पे पहुंच रहे होंगे लेकिन कैथोड पे अभी तक पॉजिटिव आयन्स नहीं पहुंच पाते, तो इस तरह से कोई भी काउंटिंग जो है इनकमिंग पार्टिकल्स जो है वो काउंट नहीं हो पाते। इस टाइम को हम कहते हैं डेड टाइम और इसकी वैल्यू अराउंड अबाउट 10⁻⁻⁴ सेकेंड है। बाद नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्स काउंट या स्पूरियस काउंट। इसमें आप लोगों ने ये पॉइंट याद रखना है, जो पॉजिटिव आयन्स है जब वो कैथोड पे स्ट्राइक करते हैं तो वहाँ से सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर देते हैं जो कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बेसिकली हमें रिक्वायर नहीं है। तो इसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो आपके पास है फॉल्स काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस फॉल्स काउंटिंग को कैसे करेक्ट किया जा सकता है उसके लिए हम क्विंचिंग प्रोसेस यूज़ करते हैं। ख़त्म करने के लिए हम क्विंचिंग यूज़ करते हैं और क्विंचिंग नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं वो गैस क्विंचिंग है। और इसमें जो दो तरह की गैसेस मैंने मेंशन की थी, एक प्रिंसिपल गैस है और दूसरी क्विंचिंग गैस है। प्रिंसिपल गैस नॉर्मली हम इनर्ट गैसेस लेते हैं और जो क्विंचिंग गैस है आपकी बुक में मेंशन है वो ब्रोमीन मेंशन की है उसने। अब इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दोनों के आयंस बनेंगे जब रेडिएशन एंटर होगी उस ट्यूब के अंदर, लेकिन जो क्विंचिंग गैस के आयन हैं वो जो है वो लोअर होता है, उनका आयनाइजेशन पोटेंशियल लोअर होता है इनर्ट जो प्रिंसिपल गैस है उसकी निस्बत। और इसके आयंस जो है क्विंचिंग गैस के आयंस वो कैथोड पे जल्दी पहुंच जाते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रिंसिपल गैस आयंस। और ये वहाँ पे जल्दी पहुंच जाएंगे कैथोड पे, वहाँ से उन इलेक्ट्रॉन्स को जो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे उनको कैप्चर कर लेंगे, उनको अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे और न्यूट्रल हो जाएंगे। इस तरह से हमारे पास जो फॉल्स काउंटिंग आ रही थी सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं, इसे हम कहते हैं सेल्फ क्विंचिंग। लेकिन एक और क्विंचिंग भी आपकी बुक पे मेंशन है जो गैस की बजाय इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग है, यानी पोटेंशियल प्रोवाइड करके किया जाता है। अब इसमें क्या पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग में ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो ही पहली जो आउटपुट पल्स है वो रिकॉर्ड होगी उसके फ़ौरन बाद ही जो आपका एनोड है उसको आप लोगों ने नेगेटिव चार्ज जो है हाई नेगेटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना है। उसकी वजह से क्या होगा कि जो नेगेटिव वोल्टेज है वो आपने तब तक मेंटेन करना है जब तक आपके पास जो सेकेंडरी पल्सेस हैं जो आपके पास पॉजिटिव आयंस है वो कैथोड पे कलेक्ट नहीं हो जाते, यानी तब तक आपके पास जो है वो सेकेंडरी पल्स जो है उसको प्रिवेंट करेगा या इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग से। इसके बाद आप लोगों ने कुछ यूजेस पढ़े थे, यूजेस के बाद आप लोगों ने इसमें ये पॉइंट भी पढ़ा था कि आपके पास जीएम काउंटर जो है ये स्लो है, स्लो काउंटर है। इसका रीज़न इसका डेड टाइम है, ठीक है। इसके सारे मेन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। थर्ड एंड लास्ट जो डिटेक्टर है वो है सॉलिड स्टेट डिटेक्टर और ये फास्ट काउंटर भी है, फास्ट डिटेक्टर है एज़ कम्पेयर टू जीएम काउंटर। इसका मेन प्रिंसिपल आप लोगों ने याद रखना है कि जब रेडिएशन इसके अंदर एंटर होगी डिप्लेशन रीजन के अंदर तो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स को प्रोड्यूस करवाएगी। अब इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ पॉइंट्स है, कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर लेते हैं। इसमें आप देख सकते हो डायग्राम में इसकी कंस्ट्रक्शन में मेन पॉइंट याद रखिएगा, ये पीएन जंक्शन का बना होता है सेमीकंडक्टर डायोड की से, और इसमें जो पी वाला एरिया है वो ज़्यादा है और एन वाला एरिया कम है, यानी पी थिक है और एन थिन है। और इसके दरमियान आप डिप्लेशन रीजन भी देख सकते हो। पी और एन जंक्शन को यहाँ पे रिवर्स बायसिंग से अटैच किया गया है। रिवर्स बायसिंग में आप लोगों ने याद रखना है विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज करती है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि यहाँ पे जो डिप्लेशन रीजन है वो इसका एरिया या विड्थ जो है वो ज़्यादा है। इसके साथ साथ इस सर्किट में थिन गोल्ड फॉयल यूज़ की गई है दोनों एंड्स पे, पी और एन दोनों एंड पे। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो कॉन्टैक्ट है उसको इम्प्रूव करवाने के लिए किया जाता है। अब इसमें ये कंडीशन याद रखिएगा, जब रिवर्स बायसिंग करता है तो नॉर्मली कोई करंट फ्लो नहीं करता। अब अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो उस कंडीशन में जब आपके पास रेडिएशन एंटर होगी तो उस टाइम पे रेडिएशन एंटर होने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे डिप्लेशन रीजन के अंदर। क्योंकि एन का एरिया बहुत कम है तो ये डायरेक्टली ऐसे ही कंसिडर किया
जाता है, ये पार्टिकल डिप्लेशन रीजन के अंदर एंटर हो रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और अपनी अपनी फर्दर साइड्स पे मूव करेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी की तरफ मूव करेंगे, होल्स जो हैं वो एन टाइप वाली साइड पे मूव करेंगे, उसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डिटेक्शन होती है रेडिएशंस की, और साथ साथ यहाँ पे काउंटिंग के लिए भी यहाँ पे एम्पलीफायर और स्केलर लगा हुआ है। स्केलर बेसिकली काउंट करेगा उन रेडिएशंस को और एम्पलीफाई भी करेगा उनको। तो ये सारे मेन पॉइंट्स थे। इसके अलावा आप लोगों ने इसके यूजेस मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इसमें आप लोगों ने मेन पॉइंट याद रखना है कि एक हैवी न्यूक्लियर, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है, जैसे कि यूरेनियम, वो स्प्लिट हो जाता है दो नए न्यूक्लियाई में जो एक ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होते हैं। अब ये डिस्कवरी बेसिकली की थी दो जर्मन साइंटिस्ट थे, ओटो हान और फ्रिट्ज स्ट्रेसमैन। उन लोगों ने क्या किया था कि जो आपके पास यूरेनियम 235 है, इसके ऊपर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की बम्बारमेंट करवाई। उसकी वजह से यूरेनियम 235 अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला गया यूरेनियम 236 में, और उसके बाद जब ये डी एक्साइट हुआ तो इसकी वजह से दो नए न्यूक्लियाई जो हैं वो ऑब्टेन हुए। एक था बेरियम और दूसरा क्रिप्टॉन, और साथ 3 न्यूट्रॉन्स भी एवरेजली जो है वो एमिट हुए थे। अब इस पूरे प्रोसेस में क्योंकि यूरेनियम 235 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 7.7, और बेरियम और क्रिप्टॉन दोनों की बाइंडिंग एनर्जी जिन्हें हम फिशन फ्रैगमेंट्स भी कह रहे हैं क्योंकि ये फिशन के रिजल्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इन्हें हम फिशन फ्रैगमेंट कहेंगे। फिशन फ्रैगमेंट की दोनों की जब ओवरऑल बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाली गई तो 8.5 थी। दोनों का डिफरेंस निकाले 8.5 माइनस 7.7 तो 0.9 आया। तो आप लोगों ने E=mc² जो फार्मूला है उसी में आप लोगों ने ये वैल्यू पुट की, और इस फार्मूले से आपके पास टोटल जो एनर्जी रिलीज़ हुई वो आती है 211.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद इसके पॉसिबल रिएक्शन, 3 पॉसिबल रिएक्शंस हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं, जो आपकी बुक पे भी मेंशन है। लाजमी नहीं है कि हर दफ़ा बेरियम और क्रिप्टॉन भी हो, ये बाकी रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, और इसके साथ लाजमी नहीं है कि 3 ही न्यूट्रॉन एमिट हो, 2 भी हो सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट जो आप लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में ग्राफ पढ़ा है उसी को याद रखिए। तो यहाँ पे याद रखिएगा आयरन को आपने सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट कहा था। अब आयरन से पीछे वाला जो पोर्शन है वो फ्यूजन रिएक्शन का, सारे एलिमेंट्स फ्यूजन में पार्टिसिपेट करते हैं, और आयरन से आगे वाले जितने भी यहाँ से यूरेनियम से लेके इस साइड पे आते वक्त जो आपके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे फिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यही आपकी बुक पे जो डायग्राम है यही मेंशन किया, और ये पॉसिबल रिएक्शंस भी मेंशन कर दिए। अब आते हैं फिशन चेन रिएक्शन पे। फिशन चेन रिएक्शन जो है ये बेसिकली फिशन रिएक्शन से ही रिलेट करता है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करवाई आपने एक यूरेनियम के ऊपर, और 3 नए न्यूट्रॉन्स एमिट हुए। अब ऐसा भी हो सकता है ये तीनों न्यूट्रॉन फर्दर फिर 3 यूरेनियम के आइटम से स्ट्राइक करें और फर्दर रिएक्शन इसी तरह से कैरी करें। तो इसे हम कह सकते हैं फिशन चेन रिएक्शन, यानी जो फिशन रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली कैरी करता जा रहा है आगे। अब इसमें 3 पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। 3 तरह के मैसेज थे यहाँ पे, सब क्रिटिकल, क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। अब जो आपके पास सब क्रिटिकल मैस है इसमें याद रखिएगा कि आपके पास ये एक टेस्ट रिएक्शन की तरह है कि इसमें कोई भी जो 3 न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में, उसमें से कोई भी न्यूट्रॉन फर्दर जो है फिशन नहीं करवाते। इसे हम सब क्रिटिकल मैस मेंशन करते हैं, जैसे ये आपके पास डायग्राम में मेंशन है, ये एक टेस्ट रिएक्शन के तौर पे है। उसके बाद एक क्रिटिकल मैस में याद रखिएगा जो 3 न्यूट्रॉन्स एमिट हुए थे फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में, उसमें से सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है, 3 में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन जो है फर्दर फिशन करवाएगा, और ये रिएक्टर्स में यूज़ होता है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर आपने पढ़ा। तीसरा पॉइंट है सुपर क्रिटिकल। तो सुपर क्रिटिकल में याद रखिएगा कि 3 न्यूट्रॉन्स जो एमिट हुए फिशन रिएक्शन में, वो तीनों के तीनों जो न्यूट्रॉन्स हैं, सारे के सारे न्यूट्रॉन्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे फर्दर फिशन रिएक्शन में, और इसे हम यूज़ करते हैं एटम बम में। ठीक है, ये सारे मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट यही पॉइंट्स आपकी बुक पे भी मेंशन है। जैसे मैंने मेंशन किया था कि सब क्रिटिकल मैस फर्दर फिशन करवाते नहीं हैं। जो क्रिटिकल मैस है उसमें से एक न्यूट्रॉन पार्टिसिपेट करवा रहा था 3 फर्दर फिशन, तो ये जो रिएक्टर्स में यूज़ होते हैं, और इसे हम इन रिएक्शंस को हम कह सकते हैं जो क्रिटिकल मैस की वजह से होंगे वो कंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन है। लेकिन जो सुपर क्रिटिकल मैस है उसमें तीनों के तीनों पार्टिसिपेट करते हैं, वो फर्दर 3 और क्रिएट करेंगे, फिर वो फर्दर 9 हो जाएंगे, और वो आगे फर्दर पार्टिसिपेट करते जाएंगे। इसमें याद रखिएगा जो सुपर क्रिटिकल मैस है ये बेसिकली अनकंट्रोल फिशन चेन रिएक्शन है, जिसे हम एटम बॉम्ब में यूज़ करते हैं।
अब आते हैं मेन पॉइंट पे, न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपने याद रखना है न्यूक्लियर एनर्जी को हम अपने यूज़फुल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। अब इसका जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल बेसिकली कंट्रोल्ड फिशन चेन रिएक्शन इसका बेसिक प्रिंसिपल है, यानी 3 न्यूट्रॉन्स जो प्रोड्यूस होंगे पहले फिशन रिएक्शन में, उसमें से सिर्फ एक जो न्यूट्रॉन है वो फर्दर पार्टिसिपेट करता है फिशन रिएक्शन में। अब इसकी जो डायग्राम है, डायग्राम में मेन पॉइंट्स ये समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहला पॉइंट है कोर। कोर में आप लोगों ने याद रखना है, इसमें रिएक्टर जो पहला पोर्शन है इसमें 2 तरह की रॉड्स आपको नज़र आ रही है, एक रेड रॉड्स है और एक येलो रॉड्स है। रेड रॉड्स को हम फ्यूल रॉड्स कहते हैं और इसमें नॉर्मली यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है। और जो आपके पास येलो रॉड्स है वो कंट्रोल रॉड्स है, कंट्रोल करती हैं इस रिएक्शन को। अब इसके साथ साथ आप लोगों ने याद रखना है इसमें डार्क ब्लू कलर का जो पोर्शन है ये बेसिकली मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्या होता है? स्मॉल एटॉमिक वेट के सब्सटेंस के अंदर हम फ्यूल रॉड्स को रखते हैं और ये है वाटर भी हो सकता है, हैवी वाटर भी हो सकता है, कार्बन या फिर हाइड्रोकार्बन्स वगैरह हम यूज़ करते हैं इसमें। तो आप लोगों ने याद रखना है ये जो डार्क ब्लू कलर है ये बेसिकली हैवी वाटर हम यूज़ करें। इसके साथ एक पंप है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में लाइट ब्लू कलर आप देख सकते हो, लाइट ब्लू कलर शो कर रहा है नॉर्मल वाटर H2O, जबकि हैवी वाटर का फार्मूला होता है D2O। अच्छा, इसमें नॉर्मल वाटर यूज़ किया जा रहा है और इसके अलावा एक और कंडीशन याद रखिएगा, कोर के अंदर प्रेशराइज्ड वाटर है। प्रेशराइज्ड वाटर की कंडीशन ये याद रखिएगा, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर रखा जाता है कि ये वाटर ये जो वाटर है ये बॉयल नहीं होगा, हैवी वाटर। इसका टेम्परेचर जो है जो इसका कह सकते हो आप बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ये स्टीम में कन्वर्ट नहीं होता ये वाला वाटर। अच्छा, इसके बाद जो हैवी वाटर के बाद जो लाइट ब्लू कलर है ये आपके पास नॉर्मल वाटर है, उसी पे कोई प्रेशर प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो होगा क्या, जब इसके अंदर जो यूरेनियम वाली जो रॉड्स हैं इसमें जब फिशन रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जब इस हैवी वाटर में से गुजरेगा तो न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो हो जाएगी। ये मॉडरेटर का काम होता है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को स्लो कर देता है। तो ये न्यूट्रॉन जब स्ट्राइक करता है इस फ्यूल रॉड के ऊपर, रेड वाली रॉड्स के ऊपर, तो यहाँ पे फिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिशन रिएक्शन के रिजल्ट में यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से ये जो पाइप है, पाइप में से ये जो डार्क ब्लू कलर का पानी है ये गुजर रहा है। इस हीट की वजह से जो हीट एक्सचेंजर में नॉर्मल वाटर है वो हीटअप होना स्टार्ट होगा और स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होता है ये टरबाइन में जाता है, टरबाइन रन करेगा जिसकी वजह से जनरेटर ऑन होगा, जनरेटर ऑन होने से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ट्रांसमिशन लाइन तक पहुँच जाती है। और इसके अलावा जो बाकी एक्स्ट्रा जो आपके पास स्टीम है उसको दोबारा से कंडेंसर में से गुजारा जाता है और इसे फिर से कन्वर्ट कर लिया जाता है नॉर्मल वाटर में जैसे पहले था। और यहाँ पे वाटर और यानी सी वाटर भी ऐड किया जाता है बाहर से और फिर इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे, उसी टेम्परेचर पे जैसा पहले था, पंप के ज़रिए से वापस इस हीट एक्सचेंजर के अंदर ऐड कर दिया जाता है। ये जो लाइट ब्लू कलर का वाटर है, यानी जिसे हम नॉर्मल वाटर मेंशन कर रहे हैं H2O। ये सारे इसके मेन पॉइंट्स थे। प्रोसेस में जो फ्यूल रॉड्स हैं उनमें जो फ्यूल है वो काफ़ी मंथ्स के बाद वो जो है वो यूज़फुल नहीं रहेगा, यानी उसका मैस जो है वो क्रिटिकल मैस से कम हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इस न्यूक्लियर वेस्ट को जो है वो डिस्पोज करते हैं साल्ट माइंस के अंदर, बरी कर देते हैं इनको। और इसके अलावा यहाँ पे कंट्रोल रॉड्स जो यूज़ की गई हैं, इसका जो पर्पज़ है, इसका ये पर्पज़ याद रखिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा वाले जो न्यूट्रॉन्स हैं, यानी अगर 3 में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन ने फर्दर फिशन करवाना है तो ये बाकी जो 2 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है ये अपने उन न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। और अगर सफाई वगैरह के लिए अगर आपको ये न्यूक्लियर रिएक्टर बंद करना पड़े तो ये सारे की सारी जो कंट्रोल रॉड्स है, येलो रॉड्स, ये नीचे की तरफ मूव कर जाएंगी और इस कंडीशन में जितने भी न्यूट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे इसके अंदर बॉम्बार्डमेंट होने की वजह से इसके अंदर एब्सॉर्ब हो जाएंगे और इस कंडीशन में जो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे मेन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्टर। टाइप्स ऑफ रिएक्टर में 2 तरह के रिएक्टर्स है, थर्मल रिएक्टर और दूसरा आपके पास है फास्ट रिएक्टर। थर्मल रिएक्टर में मेनली पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए। इन्हें थर्मल रिएक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो डाउन किया जाता है थर्मल एनर्जीज तक फॉर फर्दर फिशन रिएक्शन। इसके अलावा यहाँ पे जो यूज़ किया जाता है वो नेचुरल, यहाँ पे स्लाइटली एनरिच्ड यूरेनियम 235 यूज़ किया जाता है एज फ्यूल। और इसमें आपने देखा अभी जैसे मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रेशराइज्ड वाटर का वर्ड यूज़ किया, तो प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज्ड वाटर का मतलब है कि हाई प्रेशर प्रोवाइड किया जाता है और वाटर जो है उस कंडीशन में बॉयल नहीं होता। और इस हॉट वाटर को हम जो अगले सर्किट में जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया कि इस हॉट वाटर को हमने कहाँ पे यूज़ किया, दूसरे जो नॉर्मल वाटर है उसे हीट अप करने के लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों ने कंडीशन याद रखनी है। उसके बाद इसी तरह से हम इसे यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करवाने में। फास्ट रिएक्टर इसके बिल्कुल अपोजिट है। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें यूरेनियम 238 जो है नॉर्मली यूज़
यूज़ की जाती है जो 99% अवेलेबल है। यूरेनियम 238 को हम कन्वर्ट भी करते हैं प्लूटोनियम 239 में। प्लूटोनियम जो है इससे फास्ट न्यूट्रॉन्स जो है इसके ऊपर फॉल करवा के ये रिएक्शन आराम से करवाया जा सकता है। इसमें याद रखिएगा फास्ट रिएक्टर है, इसमें स्लो न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट नहीं होगी, इसमें फास्ट न्यूट्रॉन्स की बॉम्बार्डमेंट करवाई जाएगी। उसके अलावा इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, कोर जो है इसका कोर इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम डाइऑक्साइड, और इसके अंदर जो है ब्लैंकेट सी होती है इसके ऊपर यूरेनियम 238 के ऊपर U38 की। इसके बाद न्यूट्रॉन्स जो है फर्दर प्रोड्यूस होते हैं फिशन और इंटरेक्शन की वजह से, वो इंटरेक्ट करते हैं विद यूरेनियम 238 टू प्रोड्यूस न्यू फ्यूल, यानी इसमें फ्यूल दोबारा से जनरेट भी करवाया जा सकता है। और इसमें कोई मॉडरेटर यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि इसमें हमें स्लो न्यूट्रॉन्स रिक्वायर नहीं है, इसलिए इसमें मॉडरेटर की ज़रूरत है। नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूजन रिएक्शन। फ्यूजन रिएक्शन में मेन पॉइंट याद रखिएगा कि जो लाइट न्यूक्लियाई है वो आपस में मर्ज करेंगे और इसकी वजह से एक हैवी न्यूक्लियाई फॉर्म हो, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन। और इस रिएक्शन के रिजल्ट में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज़ होती है। अब वो जो बाइंडिंग एनर्जी वाला ग्राफ है उसी को दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहले भी मेंशन किया कि जो आपके पास हाइड्रोजन से लेके आयरन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूजन रिएक्शन में, और जो ये आगे की तरफ मूव करें, एरो का आप सिंबल देख सकते हो, तब इनकी एनर्जी जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज़ करी है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, इसके कुछ पॉसिबल रिएक्शंस हैं। ये 4 रिएक्शन इसी तरह से आप लोग याद रखिएगा, DD हीट, DD TP, DT हैन और DD हैन। इसमें आप लोगों ने याद रखना है D मतलब ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन का सिंबल होता है H21, ठीक है। D दोबारा से ड्यूट्रॉन इससे रिएक्ट करेगा तो ही मतलब हीलियम प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इस तरह से T यहाँ पे शो कर रहा है, T मतलब ट्रीटियम, ट्रीटियम H31 होता है, और P मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब H11। इस यहाँ पे भी देख सकते हो DT है, DT मतलब ड्यूट्रॉन और ट्रीटियम आपस में रिएक्ट करें, और हैन लिखा है, हैन मतलब He हीलियम और N मतलब न्यूट्रॉन, और साथ आपने एनर्जी की वैल्यूज़ भी याद रखनी है। लास्ट रिएक्शन है DD हैन, DD हैन मतलब ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन रिएक्ट करेंगे और इसकी वजह से हीलियम और लास्ट पे न्यूट्रॉन एमिट हो रहा है, उसकी अमाउंट ऑफ एनर्जी भी आप याद रखोगे। इसके बाद अब डिस्कस कर लेते हैं कि ये रिएक्शन करवाना मुश्किल क्यों है। आपका ये शार्ट क्वेश्चन भी है तो इसमें आप लोगों ने याद रखना है, तो जो आपके पास ये रिएक्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर है पहले से करवाने के लिए, क्योंकि आप एक लाइट न्यूक्लियाई को एक लाइट न्यूक्लियाई से मिला रहे हो। तो लाइट न्यूक्लियाई पे ओवरऑल एक पॉजिटिव चार्ज है, इस न्यूक्लियाई के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों को मर्ज करोगे तो पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेके आना है, उस कंडीशन में रिपल्जन की फोर्स क्रिएट होगी, और उस रिपल्जन की फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर है। और वो एनर्जी आप 2 तरह से गेन कर सकते हो, या तो एक एक्सेलरेटर यूज़ करते हो या फिर आप यूज़ करते हो हाई टेम्परेचर आपको गेन करना पड़ता है जो कि नॉर्मली सन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक पे मेंशन है इस पैराग्राफ के अंदर, यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स उसने मेंशन कर दिए। अब इसके बाद रिएक्शन स्टडी करते हैं सन के अंदर। तो सन में भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं, और किस तरह से हो रहे हैं, ये 4 पॉसिबल रिएक्शन है जो आप लोगों ने याद रखने हैं। यानी सन में लार्ज अमाउंट में लाइटर न्यूक्लियाई जो हैं वो अवेलेबल हैं, हाइड्रोजन से इंटरेक्ट करता है, H21 प्रोड्यूस होगा, यही H21 फिर से एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और फिर बनता है He32। ये प्रोसेस 2 दफ़ा इस तरह से रिपीट होगा। जो रिजल्टेंट प्रोसेस है वो आपके पास रिजल्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे He32 जो प्रोड्यूस हुआ, ये वाला He32 और ये वाला He32, ये फर्दर रिएक्ट करते हैं और इसकी वजह से He42 क्रिएट हो रहा है, साथ 2 प्रोटॉन्स भी इमिट हो रहे हैं और साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी। अब इसमें जो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है, ये एक प्रोटॉन चेन रिएक्शन है। आप देख सकते हो बिल्कुल स्टार्ट पे प्रोटॉन से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी प्रोटॉन से रिएक्ट कर रहा है, और इसमें 6 प्रोटॉन्स ने पार्टिसिपेट किया। 6 प्रोटॉन्स ने कैसे पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे आप काउंट्स कर सकते हो, 2 3 2 5 और ये वाला 6, ठीक है। तो टोटल 6 प्रोटॉन ने पार्टिसिपेट किया, 4 कंज्यूम हुए, 4 यूज़ हुए, बाकी आपको कितने मिले, रिजल्टेंट में देख सकते हो कितने मिले, 2 प्रोटॉन फिर से वापस मिल गए। और यहाँ पे एक हीलियम है और 2 प्रोटॉन्स जो हैं वो फॉर्म हो रहे हैं। इस रिजल्ट में आप देख सकते हो हीलियम और 2 प्रोटॉन इमिट हुए। यहाँ पे एक और पॉइंट उसने मेंशन किया है कि 25.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। ये 6.4 कैसे आएगी, 25.7 को डिवाइड कर दो
ठीक है, इनके नंबर्स के साथ कितने यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। एक हीलियम है और 2 प्रोटॉन्स है, उनके नंबर्स पे डिवाइड कर दो तो आपके पास आंसर आएगा 6.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एनर्जी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियर एनर्जी इतनी रिलीज़ होगी। और ये जो है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो फिशन के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। यानी ये चीज़ याद रखिएगा कि जो फ्यूजन रिएक्शन है उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। अच्छा, इसके बाद आप डिस्कस करो कि बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, आपकी बुक पे पहले 5 टाइप्स उसकी मेंशन किए हैं फोर्सेस की। जो बेसिक फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके बाद उन्होंने अगले जो पैराग्राफ है उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक को एक ही पॉइंट में लिखा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप लोगों ने शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आप लोग MCQs के लिए भी याद रखोगे न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है इनकी रेंज कितनी है। साइड बॉक्स है कंपोजिशन ऑफ मैटर, ये भी आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा MCQs के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। इसमें 3 पॉइंट मेनली आप लोगों ने याद रखने हैं कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, फोटॉन्स, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स में। अब इसमें जो आपके पास हेड्रॉन्स है, ये जो पार्टिकल हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और इसमें कौन कौन से पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसमें प्रोटॉन्स भी हैं, न्यूट्रॉन्स भी और मेसॉन्स भी हैं। ब्रियॉन्स जो ब्रियॉन्स है, ब्रियॉन्स में आप लोगों ने याद रखना है ये पार्टिकल जो हैं वो इक्वल होते हैं इन मैस, या फिर ज़्यादा ग्रेटर भी हो सकते हैं देन प्रोटॉन्स। प्रोटॉन के मैस से ज़्यादा मैस भी हो सकता है इनका। इसके बाद मेज़ॉन्स है, मेज़ॉन जो है वो लाइटर होते हैं देन प्रोटॉन्स। इसके बाद लेप्टॉन्स में आप लोगों ने याद रखना है कि लेप्टॉन्स जो है ये एक्सपीरियंस नहीं करते स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और इनके एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन्स, मियॉन्स, न्यूट्रिनॉट्स और इसके बाद क्वार्क्स में आप लोगों ने क्वार्क थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें जो आपके पास क्वार्क्स हैं ये बेसिकली प्रपोज किया जाता है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मेज़ॉन एंड ब्रियॉन्स। पेयर ऑफ क्वार्क और एंटी क्वार्क जो है वो मिलके बनाता है मेज़ॉन, और 3 क्वार्क जो है वो मिलके बनाएंगे ब्रियॉन। और इसमें 6 इसकी टाइप्स आपके बुक पे मेंशन है। 6 क्वार्क्स हैं, अप डाउन, स्ट्रेंज, चार्म और बॉटम टॉप। ठीक है, आपके साइड बॉक्स पे देख सकते हो, ये इसके साथ सिंबल्स के साथ इनके वैल्यूज़ भी मेंशन है। अब प्रोटॉन किस तरह से बनता है, तो प्रोटॉन में आप लोगों ने याद रखना है, लास्ट पे मेंशन है ये वाला पैराग्राफ। प्रोटॉन बेसिकली मेडअप है 2 अप क्वार्क से और 1 जो है वो डाउन क्वार्क से। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अप डाउन की दो अप क्वार्क हैं, तो अप क्वार्क की वैल्यू आपकी बुक पे मेंशन है टेबल के अंदर, वो वैल्यू पुट करो 2 दफ़ा और ऐड करो उनको, और उसमें से माइनस कर दो जो आपके पास है 1 डाउन क्वार्क की वैल्यू, तो आपके पास जो प्रोटॉन का चार्ज है वही आएगा, यानी +1। और उसके बाद न्यूट्रॉन जो है ये बेसिकली अज्यूम किया जाता है कि ये मेडअप है 1 अप क्वार्क और 2 डाउन क्वार्क से। इसको भी सेम आप इसी तरह से सॉल्व करोगे, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, तो इसको सॉल्व करके आंसर 0 आएगा आपके पास। तो इस तरह से ये सारी टर्म्स जो है आपकी बुक पे मेंशन है। होप सो आपको सारी समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।